नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौर, डीन R&D, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSVTU भिलाई, एंड प्रोफेसर समर्थ P सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, UTD भिलाई। आज का टॉपिक है स्टीरियोलिथोग्राफी। नमस्कार छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है स्टीरियोलिथोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLA भी कहते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग CSVTU भिलाई में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग की एक अत्याधुनिक लेज़र आधारित तकनीक है जो UV अल्ट्रावायलेट UV संवेदनशील तरल रेजिन का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में एक UV लेजर बीम रेजिन की सतह को स्कैन करता है और प्रोडक्ट के क्रॉस सेक्शन के अनुरूप मटेरियल को चुनिंदा रूप से सख्त करता है। यह लेयर बाय लेयर निर्माण प्रक्रिया के नीचे से ऊपर तक 3D भाग का निर्माण करती है, जिससे जटिल और सटीक डिजाइन संभव हो पाते हैं। इस तकनीक का उपयोग कई उद्योगों में किया जा रहा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और उपभोक्ता उत्पाद निर्माण में। इसकी उच्च गुणवत्ता और सटीकता इसके कारण SLA 3D प्रिंटर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आज के इस लेक्चर का उद्देश्य है स्टीरियोलिथोग्राफी का परिचय, उसके कार्य सिद्धांत का विवरण, फोटो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां, SL रेजिन, स्टीरियोलिथोग्राफी को हम शॉर्ट में SL रेजिन बोलेंगे, SL रेजिन क्यूरिंग प्रक्रिया, SL स्कैनिंग पैटर्न का विश्लेषण किया जाएगा और साथ ही SLA की क्षमताएं और सीमाओं का भी विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, स्टीरियोलिथोग्राफी का परिचय। स्टीरियोलिथोग्राफी SLA मेथड में पॉलीमराइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्राथमिक सामग्री के रूप में लिक्विड, रेडिएशन क्योर योग्य रेजिन या फोटोपॉलीमर का उपयोग किया जाता है। फोटोपॉलीमर ऐसे रेजिन होते हैं जो रेडिएशन के संपर्क में आने पर ठोस रूप में बदल जाते हैं। आमतौर पर अधिकांश फोटोपॉलीमर पराबैंगनी विकिरण तरंगदैर्घ्य पर प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि कुछ फोटोपॉलीमर दृश्य प्रकाश प्रणालियों का भी उपयोग किया जाता है। फोटोपॉलीमर का विकास 1960 के दशक के अंत में हुआ था। इस समय के दौरान वैज्ञानिकों ने विकिरण के संपर्क में आने पर ठोस रेजिन बनाने की क्षमता वाले नए प्रकार के पॉलीमर विकसित किए। यह विकास विशेष रूप से 3D प्रिंटिंग और अन्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों में क्रांतिकारी साबित हुआ। फोटोक्योर योग्य रेजिन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। दंत चिकित्सा में इसका उपयोग दांतों की ऊपरी तरह की सतहों की सीलिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि गहरे खांचे में भरने में और कैविटी को रोकने में। यह रेजिन दांतों को अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त फोटोरेजिस्ट का उपयोग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी किया जाता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में फोटोरेसिस्ट का उपयोग सर्किट बोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है, जहां इसकी सटीकता और स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार फोटोपॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्टीरियोलिथोग्राफी में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम उच्च परिशुद्धता वाले 3 डायमेंशनल मॉडल और जटिल संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं कार्य सिद्धांत का विवरण करूंगा, जो स्लाइड नंबर 6, 7 और 8 में समाहित है। SLA सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग एक तरल फोटोपॉलीमर UV रेजिन का उपयोग करके चयनात्मक रूप से ठोस भागों में बदलता है। कई अन्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं के तहत भौतिक भागों को एक के ऊपर एक काटने वाले क्रॉस सेक्शन, कंटूर या स्लाइसेस के निर्माण द्वारा निर्मित किया जाता है। यह स्लाइसेस एक फोटोपॉलीमर रेजिन के बर्तन में कैड मॉडल को 2D कंटूर लेजर द्वारा ट्रेस करके बनाई जाती है। निर्मित भाग एक प्लेटफॉर्म पर रखा होता है, जिससे रेजिन के बर्तन को डुबाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक स्लाइस बनने के बाद प्लेटफॉर्म को नीचे किया जाता है और बर्तन की सतह को फिर से कोट किया जाता है। फिर लेजर अगले स्लाइस को ट्रेस करना शुरू कर देता है, प्रोटोटाइप को नीचे से ऊपर की ओर बनाते हुए। SLA की 3 प्रमुख विधियां हैं जिसका उपयोग ठोस परतों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें से पहली विधि है वेक्टर स्कैन, जिसको पॉइंट वाइज भी बोलते हैं। सेकेंड विधि है मास्क प्रोजेक्शन, हिंदी में इसका अर्थ मुखौटा प्रक्षेपण होता है। और लास्ट विधि है
टू फोटॉन विधि। प्रत्येक विधि की अपनी विशेषताएं, लाभ और अनुप्रयोग है। हम कमिंग 3 स्लाइडों में इस मेथड को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला मेथड है वेक्टर स्कैन। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि वेक्टर स्कैन एसएलए विधि में लेजर बीम को एक निश्चित पैटर्न में स्कैन किया जाता है, जिसे डिजाइन के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक तरल फोटोपॉलीमर रेजिन की सतह पर लेजर बीम द्वारा बिंदुवार पॉइंट वाइज स्कैनिंग की जाती है। लेजर बीम केवल उन क्षेत्रों को ठोस करता है जहां का उसे निर्देश दिया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों को लिक्विड ही रहने दिया जाता है। वेक्टर स्कैन प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, एक परत ठोस होने के बाद प्लेटफॉर्म की परत की मोटाई के अनुसार नीचे चला जाता है। सेकेंड स्टेप में रिकोटर ब्लेड पूरे बिल्ड क्षेत्र पर स्लाइड करता है और एक नए रेजिन की परत को जमाता देता है और बर्तन की सतह को चिकना भी कर देता है। एक सामान्य रिकोटर ब्लेड जे फायर ब्लेड है, जो एक खोखला ब्लेड होता है और रेजिन से भरा होता है। एक वैक्यूम सिस्टम बर्तन से ब्लेड में रेजिन खींचता है। जब ब्लेड बर्तन पर स्लाइड करता है और रिकोटिंग करता है तो रेजिन उन क्षेत्रों में जमा होता है जहां पिछली परत की क्रॉस सेक्शन बनाई गई थी। जब ब्लेड एक ऐसे क्षेत्र पर पहुंचता है जहां रेजिन नहीं है तो रेजिन उस क्षेत्र में गिर जाता है, क्योंकि उसका वजन वैक्यूम बल से अधिक होता है। ब्लेड का अलाइनमेंट महत्वपूर्ण होता है ताकि ब्लेड क्रश से बचा जा सके जब ब्लेड निर्मित भाग से टकराता है, और अक्सर पिछली परत को डेलिमिनेट कर देता है। ब्लेड गैप का अर्थ होता है ब्लेड के नीचे और रेजिन की सतह के बीच की दूरी। ब्लेड गैप और इसकी गति उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण वेरिएबल होते हैं एसएलए प्रिंटिंग के दौरान। प्लेटफॉर्म सिस्टम में एक बिल्ड प्लेटफॉर्म शामिल होता है जो निर्मित भाग को सपोर्ट करता है, और एक लिफ्ट जो प्लेटफॉर्म को नीचे से ऊपर लेके जाती है। बर्तन प्रणाली में बस बर्तन को संदर्भित करती है जो रेजिन को पकड़ता है, और साथ ही एक स्तर समायोजन डिवाइस और आमतौर पर एक स्वचालित रिफिल क्षमता भी होती है। वेक्टर स्कैन और टू फोटॉन में स्कैनिंग लेजर बीम की आवश्यकता होती है। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर स्कैन और टू फोटॉन में स्कैनिंग लेजर बीम की आवश्यकता होती है, जबकि मास्क प्रोजेक्शन, मैंने बताया मास्क प्रोजेक्शन क्या होता है, मुखौटा प्रक्षेपण। मास्क प्रोजेक्शन में एक बड़े रेडिएशन बीम का उपयोग किया जाता है, जिसे एक अन्य डिवाइस, नेम नोट करेंगे इसका, डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस, DMD शॉर्ट में बोलते हैं। तो मास्क प्रोजेक्शन एक बड़े रेडिएशन बीम का उपयोग करता है जिसे एक अन्य डिवाइस, डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस द्वारा पैटर्न किया जाता है। टू फोटॉन के केस में पॉलीमराइजेशन दो स्कैनिंग लेजर बीमों का इंटरसेक्शन पर होता है, एक लेजर बीम ऐसे और दूसरी वाली बीम ऐसे। हालांकि अन्य कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल लेजर और विभिन्न फोटो इनिशिएटर रसायनों का उपयोग भी करते हैं, बट आमतौर पे दो लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। वेक्टर स्कैन और मास्क प्रोजेक्शन में फिर से कोटिंग या रेजिन की नई परत लागू करने की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें कोटिंग करनी पड़ती है, जबकि टू फोटॉन में पार्ट रेजिन की सतह के नीचे तैयार किया जाता है जिसमें फिर से कोटिंग की आवश्यकता नहीं होती। जो अप्रोच फिर से कोटिंग से बचाते हैं वे तेजी और कम जटिल होते हैं। वेक्टर स्कैन विधि के लाभ, यह उच्च सटीकता विवरण की अनुमति देती है, जटिल और बारीक डिजाइनों का निर्माण संभव करती है। विभिन्न प्रकार के फोटोपॉलीमर रेजिन का उपयोग इस प्रक्रिया में किया जा सकता है। इस विधि के अनुप्रयोग में प्रोटोटाइप का निर्माण शामिल है, छोटे और जटिल यांत्रिक भागों का निर्माण भी पॉसिबल है, और चिकित्सा उपकरण, जैसे मैंने वर्णित किया कि डेंटल चिकित्सा में काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका, चिकित्सा उपकरण और डेंटल इम्प्लांट्स के लिए भी काम आता है। अगला मेथड है मास्क प्रोजेक्शन। मुखौटा प्रक्षेपण एसएलए विधि में एक प्रकाश स्रोत, आमतौर पर ये प्रकाश स्रोत या तो यूवी रहेंगे या दृश्य प्रकाश रहेंगे, प्रकाश स्रोत का उपयोग करके एक मुखौटा मास्क को सीधे पॉलीमर रेजिन की परत पर प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंगल पॉइंट में लेजर एक पर्टिकुलर लेयर पे स्कैन करती है, जबकि मुखौटा में कंप्लीट लेयर में एक साथ प्रकाश को इम्प्लांट किया जाता है। इससे पूरी परत एक साथ प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे एक
संपूर्ण परत एक ही बार में ठोस हो जाती है। मास प्रोजेक्शन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? उच्च गति प्रोवाइड करता है ये, बेहतर निर्माण का समय, एक बार में एक लेयर फॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो समय है वो काफ़ी कम लगेगा अदर टू मेथड्स की कंपैरिजन में। बड़े और जटिल भागों के निर्माण में प्रभावी होता है, निर्माण की लागत में कमी आती है। इसके अनुप्रयोग क्या है? बड़े औद्योगिक भाग के निर्माण में, ऑटोमोटिव, एयर स्पेस के उद्योग के उपयोग में, जटिल ज्योमेट्री वाले मॉडल्स के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट मेथड है टू फोटोन दृष्टिकोण। टू फोटोन SLA विधि एक उन्नत तकनीक है जो अत्यधिक सटीकता, दोनों तीनों मेथड में जो ये मेथड है ये आपको सबसे ज़्यादा सटीकता और उच्च रिजोल्यूशन की परमिशन देता है। इस विधि में एक दो फोटोन अवशेषण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो फोटोन एक साथ एक रेजिन के अणुओं को ठोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यधिक फाइल स्कैन पर काम करती है, जिससे छोटी और जटिल संरचनाओं का निर्माण संभव हो सकता है। इस प्रक्रिया के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? उच्च रिजोल्यूशन, अत्यधिक परिशुद्धता, माइक्रो स्केल और नैनो स्केल संरचनाओं का निर्माण। मास्क प्रोजेक्शन बड़े उपकरण बनाने के काम आता है, जबकि ये जो मेथड है ये आपको छोटे माइक्रो स्केल और नैनो स्केल के संरचनाओं के निर्माण में भी बहुत सुगमता से काम आता है। जटिल और बारीक डिजाइनों का निर्माण जैसे कि ज्वेलरी में भी इसका निर्माण आप डाई बनाने में कर सकते हैं। इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं एक बार। माइक्रोफ्लूइडिक्स और बायोमेडिकल उपकरण जैसे मैंने वर्णित किया। नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो टेक्नोलॉजी में, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो टेक्नोलॉजी में जो उपकरण बनते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और उसको सटीकता से बनाने के लिए हमें एक अच्छी विधि की जरूरत पड़ती है, तो वो उसका रोल ये प्ले करता है। अनुसंधान और विकास में प्रयोग, इसका थर्ड अनुप्रयोग अपन ले सकते हैं। इन तीनों विधियों के विभिन्न लाभ और सीमाएं होती हैं जो SLA के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्तता को निर्धारित करती हैं। वेक्टर स्कैन उच्च सटीकता के साथ डिजाइन निर्माण की अनुमति देता है। मुखौटा प्रक्षेपण गति और दक्षता को बढ़ाता है। तो वेक्टर स्कैन में उच्च सटीकता मिल गई, मुखौटा प्रक्षेपण में क्या मिल गया? गति और दक्षता, इफिशिएंसी। और दो फोटोन दृष्टिकोण अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन और जटिलता के समान ड्राइंग को बना सकता है। इन विधियों का सही चुनाव निर्माण की आवश्यकताओं और बजट के आधार पर किया जा सकता है। जैसी जरूरत रहेगी वैसा आप मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगली स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा फोटोपॉलीमराइजेशन मटेरियल। इस स्लाइड में यूवी फोटोपॉलीमर, यूवी मींस अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी फोटोपॉलीमर के कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी दी जाएगी जो फोटोपॉलीमराइजेशन प्रक्रियाओं की सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सामान्य होती है। मतलब आप कोई भी मशीन उठाएंगे रिलेटेड टू SLA तो यूवी फोटोपॉलीमर की सभी प्रक्रिया के लिए ये जो मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सामान्य रहेगा। तो कमर्शियल फोटोपॉलीमर में को क्योर करने के लिए, उसको जमाने के लिए विभिन्न प्रकार के रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, जिसमें नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गामा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम, यूवी और कुछ मामलों में दृश्य प्रकाश भी शामिल है। जो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है उसमें हम यूवी और इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इन रेडिएशन स्रोत को कई शोधों में उपयोग किया जाता है। हालांकि केवल यूवी और दृश्य प्रकाश सिस्टम कमर्शियल प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। उदाहरण के लिए SL सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रणालियों में यूवी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। हालांकि सिद्धांत रूप से अन्य प्रकार के रेडिएशन का भी उपयोग कर सकते हैं। 3D सिस्टम का SLA 250 एक हीलियम कैडमियम लेजर उपयोग करता है। मशीन का नाम आप याद रख सकते हैं SLA 250, यह हीलियम कैडमियम HECD इसका रसायन नंबर है का लेजर का उपयोग करता है, जिसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 325 नैनोमीटर रेंज की होती है। इसके विपरीत अन्य SL मॉडल में उपयोग किए जाने वाली सॉलिड स्टेट लेजर्स NDVVO4, दिस इज द नेम ऑफ द लेजर, NDYVO4 है। मास्क प्रोजेक्शन DMD आधारित प्रणालियों में उपयोग और दृश्य प्रकाश का रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। SL फोटोपॉलीमर्स विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से मिलकर बने होते हैं। SL फोटोपॉलीमर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से मिलकर बने होते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत प्रकार के रेजिन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फोटो इनिशिएटर, रिएक्टिव डिल्यूएंटेंस,
प्ले फ्लेक्सिबलाइजर, स्टेबलाइजर और लिक्विड मोनोमर्स होते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, फोटो इनिशिएटर और लिक्विड मोनोमर्स। सामान्यतः जब यूवी विकिरण एसएल रेजिन पर पड़ता है तो फोटो इनिशिएटर एक रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं और लिक्विड मोनोमर के साथ रिएक्टिव हो जाते हैं। फोटोपॉलीमर रिएक्टिव किसके साथ में होंगे? मोनोमर के साथ में। एक रिएक्टिव फोटो इनिशिएटर उसको इनिशिएट करता है, मोनोमर अणु के साथ प्रक्रिया करता है जिससे पॉलीमर की श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक अणु है तो सिंगल पॉलीमर या मोनोमर बोल सकते हैं उसको, बहुत सारे अणु हैं तो उसको पॉलीमर बोलते हैं, जो बाद में ठोस होकर रेजिन बन जाता है। का क्रॉस और प्रतिक्रियाएं पॉलीमर श्रृंखलाओं को बनाने और क्रॉस लिंकिंग के लिए की जाती है। पॉलीमराइजेशन उस प्रक्रिया को वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें छोटे अणुओं मोनोमर्स को बड़े अणु पॉलीमर के साथ जोड़ा जाता है और कई मोनोमर इकाइयों से मिलकर बनते हैं। कमर्शियल रूप से दो प्रकार के फोटोपॉलीमर रसायन विज्ञान स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। फ्री रेडिकल, फर्स्ट टेक्निक इज फ्री रेडिकल और सेकेंड है कैटायोनिक। फ्री रेडिकल के लिए एक्रिलेट का प्रयोग करते हैं, कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन के लिए एपॉक्सी और विनाइल एथर का प्रयोग किया जाता है। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एसएल रेजिन क्यूरिंग प्रक्रिया। एसएल सामग्रियां और ऊर्जा स्रोतों की पृष्ठभूमि हमें एसएल मशीनों में फोटोपॉलीमर्स की क्यूरिंग प्रोसेस जांच करने में सक्षम बनाती है। हम इस भाग में लेजर ऊर्जा और फोटोपॉलीमर रेजिन के मौलिक इंटरसेक्शन की चर्चा करेंगे। जब लेजर बीम रेजिन की सतह पर स्कैन की जाती है तो यह एक रेजिन की रेखा को ठोस करता है जिसकी गहराई कई कारकों पर निर्भर करती है। इसके साथ ही ठोस रेखा की चौड़ाई और उसका प्रोफाइल भी महत्वपूर्ण होता है। ठोस रेखा की चौड़ाई और उसका प्रोफाइल भी महत्वपूर्ण होता है, ये मैंने 2 बार बोला ताकि आप इसको इंपॉर्टेंस दे सकें। ठोस रेखा का आकार रेजिन की विशेषताओं, लेजर ऊर्जा की विशेषताओं और स्कैनिंग गति पर निर्भर करता है। इस उपखंड में हम इन सभी कारकों के बीच संबंधों की जांच करेंगे। यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत इरेडिएशन का है, जो प्रति इकाई क्षेत्र पर लेजर की रेडियंट पावर को दर्शाता है। इसको H, X, Y, Z कार्टेशियन स्पेस में दिखा सकते हैं। जब लेजर एक रेखा को स्कैन करती है तो रेडियंट पावर एक निश्चित क्षेत्र में वितरित हो जाता है। बेड है, लेजर है, एक निश्चित क्षेत्र में वो विपरीत होगा और फोकस्ड से थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा वो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लेजर एक्स, सपोज लेजर एक्स एक्सिस के साथ एक रेखा को VS गति से स्कैन कर रही है। Z एक्सिस को रेजिन की सतह के प्रतिलंबवत रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है और रेजिन में प्रवेश करने के लिए एज्यूम किया गया है और बिंदु P डैश को X समन्वय के साथ 0 ओरिजिन पर विचार किया गया है। किसी भी बिंदु XYZ पर रेजिन में इरेडिएशन की गणना सतह पर इरेडिएशन के आधार पर की जाती है। मतलब जितना वो डेप्थ अंदर जाएगा उसका निर्धारण सतह पर उसके इरेडिएशन के हिसाब से किया जाता है, मानते हुए कि रेजिन विकिरण को बियर लैम्बर्ट लॉ के अनुसार अवशोषित करती है। बियर लैम्बर्ट लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसके अनुसार रेजिन लेजर की किरण को अवशोषित करती है और एक गॉसियन लेजर बीम के लिए इरेडिएशन का सामान्य रूप से इस इक्वेशन में दिखाया गया है। इस इक्वेशन में हम पेनिट्रेशन डेप्थ dp का अर्थ समझते हैं। यदि z इज इक्वल टू dp सेट किया जाए तो हम देखते हैं कि गहराई पर इरेडिएशन लगभग सतह के इरेडिएशन का 37% होता है। मतलब सतह पे अगर 100% है तो ये डेप्थ बताएगी कि 37% कहाँ पहुँच रहा है और वहाँ तक हम निर्धारण करते हैं कि कितना हमारा लेयर का थिकनेस होना चाहिए ताकि हमारा एक ही लेयर, एक ही साइकिल में वो रेजिन ठोस हो सके और हमें मालूम रहे कि किस डेप्थ तक उसको ठोस कर सकता है हमारा लेजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इरेडिएशन और एक्सपोजर संबंधों का उपयोग करके स्कैन की गई वेक्टर रेखा का आकार और उसकी चौड़ाई का निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठोस रेखा का क्रॉस सेक्शन आकार एक पैराबोला बनता है। जब लेजर इंसिडेंट करेगी तो वो एक सर्कल ऊपर बनाएगी, बट वो नीचे जाते जाते कन्वर्स होता जाएगा और एक पैराबोलक शेप में आपको मिलेगा, जिसका समीकरण आपको यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है। एक लेजर की शक्ति सपोज PL जो कुछ गति VS से रेजिन की सतह पर स्कैन कर रही है और रेजिन को CD गहराई, ये परत है, CD गहराई तक सख्त होने देती है,
जो कि क्यूरिंग की गहराई मान सकते हैं। यह मानते हुए कि स्कैन वेक्टर के साथ इंसिडेंट होने वाली कुल ऊर्जा एक महत्वपूर्ण मान, जिसके क्रिटिकल एक्सपोजर को ईसी कहा जाता है, से अधिक होती है। और यदि लेजर बहुत तेजी से स्कैन कर रहा है तो कोई पॉलीमराइजेशन प्रतिक्रिया नहीं होगी, अर्थात एक्सपोजर ईजी क्रिटिकल वैल्यू से कम होता है। ईसी किसी विशेष रीजन की विशेषता का मात्रा का माप माना जा सकता है। मतलब कि ये कि अगर हम ईसी को निर्धारण कर रहे हैं, मुझे मालूम है, तो उसी के अनुपात में हम एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे लेजर बीम का, ताकि वो एक पर्टिकुलर परत को ठोस कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में इस व्याख्यान का अगला भाग है एसएल स्कैन पैटर्न, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एसएलए में, जो आपको जानना जरूरी है। कई घटनाओं से नोट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी विकिरण और परत आधारित एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में सामान्य होता है। मतलब ये कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में स्कैन पैटर्न को आप सभी प्रोसेस से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड का ये तात्पर्य है। सबसे स्पष्ट घटना होती है स्कैनिंग के लिए डिस्क्रिटाइजेशन। उदाहरण के लिए परतों का एक ढेर या वक्रित सतहों पर स्टेयर स्टेप्स का निर्माण करता है। अगर कर्व पोर्शन बनाना है, हमें यहाँ से यहाँ स्ट्रेट बनाना है, तो लेयर क्या करेगी, ऐसे ऊपर ऊपर रखती जाएगी और ये बनता जाएगा। बट जब कर्व बनाना रहेगा तो यहाँ पे तो समतल बन जाएगा, बट इसके ऊपर जाएंगे ना तो सपोर्ट देने के लिए हल्का सा यहाँ पे स्टेयर केस टाइप का ऑब्जेक्ट निकलता जाएगा। इसलिए अधिकांश एएम प्रतिक्रियाओं में परतवार प्रकृति परतों के किनारों को दृश्य बनाती है और ये स्टेयरकेस बाहर की तरफ बनता है। पारंपरिक रूप से व्यावसायिक एएम प्रक्रियाएं मटेरियल सेफ मोड में भागों का निर्माण करती है, जिसका मतलब ये स्टेयर स्टेप्स कैड भाग सतहों के बाहर बने होते हैं, जो तकनीशियन भागों को सैंड या फिनिशिंग करके वो सामग्री को निकाल सकते हैं और वांछित भाग ज्योमेट्री के बाहर हटा सकते हैं। अन्य डिस्क्रिटाइजेशन उदाहरण है लेजर स्कैन सेट या डीएमडी के पिक्सल, जो हाई रिजोल्यूशन में काम आते हैं। अधिकांश प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत लेजर स्कैन या पिक्सल भाग सतहों पर दृश्य नहीं होते, लेकिन प्रक्रियाएं जैसे फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग में व्यक्तिगत फिलामेंट ध्यान देने योग्य होते हैं। जब लेजर एक क्रॉस सेक्शन को स्कैन करता है या एक लैंप एक परत को रोशन करता है तो सामग्री ठोस हो जाती है और परिणाम स्वरूप सिकुड़ जाती है। पहले गर्म रहती है, जब उसको स्कैन करके जब ऊपर बढ़ेगा तो नीचे वाला पोर्शन ठंडा होगा तो वो सिकुड़ेगा। जब रेजिन फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस करती है तो वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि मोनोमर अणुओं द्वारा कब्जा की गई मात्रा प्रतिक्रिया की गई पॉलीमर की मात्रा से अधिक होती है। इस तरह जब पाउडर पिघलता है तो यह ठंडा होता है और जम जाता है, जो सामग्री की मात्रा को घटा देता है, संकुचित कर देता है। जब वर्तमान परत को प्रोसेस किया जाता है तो इसकी सिकुड़न पिछले परत को खींचती है, जिससे भाग में तनाव बनता है। सामान्यतः ये तनाव बने रहते हैं और इसे रेसिडुअल स्ट्रेसेस कहा जाते हैं। इसके अलावा ये तनाव भाग के किनारों को ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। मतलब ये नीचे वाला लेयर ठंडा हुआ, ऊपर वाला लेयर यहाँ फंसा हुआ है, तो जब ठंडा होगा तो इसको ऐसे ये मोड़ देगा ऊपर वाले लेयर को, तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी बन सकती है, आपकी मोड़ देता है, जिससे आपको रैपेज या अन्य भागों में विकृति उत्पन्न हो सकती है। इसके लास्ट में जिससे चर्चा की जाएगी वह है प्रिंट थ्रू एरर। इसमें एक और एरर होता है प्रिंट थ्रू एरर। फोटोपॉलीमराइजेशन प्रक्रियाओं में वर्तमान परत को पिछले परत में ठोस करना आवश्यक होता है। पाउडर बेड फ्यूजन प्रक्रियाओं में वर्तमान परत को पिछले परत में पिघलना चाहिए, लेकिन एक ठोस भाग प्राप्त हो, ना कि असंबद्ध ठोसों परतों का ढेर। सपोज एक लेयर मैंने बिछाई पाउडर में, उसको मैंने मेल्ट किया। अब जब दूसरी लेयर कर रहा हूं तो पहली लेयर थोड़ी गीली होनी चाहिए। अगर वो गीली नहीं रहेगी, सूख जाएगी, तो उसके ऊपर वो जो दूसरी लेयर बनने वाली है वो चिपकेगी नहीं। इससे क्या होगा, आपको स्लाइस तो मिलेंगे बट वो आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रिंट थ्रू एरर। और एसएल में इसको प्रिंट थ्रू एरर बोलते हैं और लेजर सिंटरिंग मशीन में इसको बोनस जेट कहा जाता है। एरर का नाम एक ही है, बट इसको अलग अलग मेथड्स में दो नामों से बुलाया जाता है। अधिकांश प्रोसेस योजना प्रणाली प्रिंट थ्रू के लिए यूजर को पार्ट की कुछ पहले परतों को छोड़ने का विकल्प देती है, जो ठीक से काम करती है, जब तक कि महत्वपूर्ण विशेषताएं उन परतों में ना हो। इन घटनाओं को इस अनुभाग में एसएल में स्कैन पैटर्न के जांच के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। स्कैन
पैटर्न की टोटल 3 मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। इसमें पहला मेथड है वीव का तरीका। वीव का हिंदी वर्ड लेंगे तो सिलाई, बुनाई जैसा कुछ आपको समझ में आएगा। वीव के विकास से पहले स्कैन पैटर्न बड़े पैमाने पर एक तात्कालिक विकास थे, जिसके परिणाम स्वरूप पोस्ट क्योरिंग में कर्ल विकृति एक प्रमुख सटीकता समस्या बन गई थी। वीव स्कैन पैटर्न का उपयोग 1990 के अंत में उपलब्ध हुआ। वीव के विकास की शुरुआत उस अवलोकन से की गई कि पोस्ट क्योर भागों में विकृत क्योर ना हुए रेजिन के प्रतिशत के अनुपात में होती है, जो एसल वैड से निकालने के बाद रह जाती है। एक अन्य प्रेरणादायक तत्व यह था कि सिकुड़न एक्सपोजर के बाद आती है और इस समय अंतर को लेजर स्कैन पैटर्न की योजना बनाते समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है। वीव के विकास की प्रमुख अवधारणा यह थी कि एक परत के अधिकांश भाग को ठोस करने से पहले पिछले परत को जोड़ने से अलग किया जाए, ताकि इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेजर स्कैन लाइंस एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप ना करें। समानांतर स्कैन को एक लाइन की चौड़ाई से अधिक दूरी पर अलग किया जाता है जब परत सिकुड़ रही होती है। वीव शैली में 2 समानांतर लेजर स्कैन सेट होते हैं। पहला सेट एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। 1 मील क्या है? इसकी एक इकाई है। एसएल के मानक माप की इकाई होती है 1 मील। तो पहला सेट एक्स एक्सिस के समानांतर पैरेलल टू एक्स एक्सिस 1 मील मतलब 0.25 mm की दूरी पर होता है और परत की मोटाई से 1 मील कम गहराई पर ठोस किया जाता है। दूसरा सेट वाई एक्सिस के समानांतर होता है 1 मील की दूरी पर और फिर से परत की मोटाई से 1 मील कम गहराई तक ठोस किया जाता है। पोस्ट क्योरिंग विकृति का एक प्रमुख कारण स्कैनिंग के बाद बचे हुए अनक्योर रेजिन की मात्रा थी। वीव निर्माण शैली लगभग 99% रेजिन को वेट सतह पर और लगभग 96 रेजिन वॉल्यूम को परत की मोटाई के माध्यम से ठोस करती है। पिछले निर्माण शैलियों की तुलना में वीव ने कर्ल और वार्पेज को समाप्त करने में अत्यधिक बेहतर परिणाम प्रदान किए। चित्र एक विशिष्ट वीव पैटर्न को दर्शाता है जो दिखाता है कि वीव को उसका नाम कैसे मिला। हालांकि वीव एक महत्वपूर्ण सुधार था, इसके उपयोग से कई दोष देखे गए। बड़े फ्लैट सतहों के कोनों में विकृति होती ही थी और इसमें से एक कोना हमेशा अधिक विकृत होता था और हमेशा बार बार वही कोना अधिक विकृत होता था। कुछ माइक्रोफिक्चर भी उत्पन्न हुए। एक फ्लैट प्लेट पर जिसमें छेद था, छेद के संपर्क में एक माइक्रोफिक्चर प्रकट होता था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि भाग निर्माण के दौरान केवल पोस्ट क्योर ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण आंतरिक तनाव विकसित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वीव में सुधार की जांच की गई, जिसके परिणाम स्वरूप स्टार वीव का विकास हुआ। स्टार वीव को अक्टूबर 1991 में वीव के लगभग 1 वर्ष बाद जारी किया गया। स्टार वीव ने वीव की सभी ज्ञात खामियों को संबोधित किया और उस समय उपलब्ध रेजिनों के साथ बहुत अच्छा काम किया। वीव की खामियों को 2 संबंधित घटनाओं के परिणामों के रूप में देखा गया: सिकुड़न की उपस्थिति और सिकुड़न का एक्सपोजर के सापेक्ष में विलंब। ये घटनाएं सीधे तौर पर भागों में बड़ी आंतरिक तनावों की उपस्थिति को लेकर और ले जाती हैं। स्टार वीव को वीव ने इन 3 मुख्य सुधारों के कारण अपना नाम मिला। पहला है हैच का विस्थापन। यह प्रत्यक्ष रूप से देखी गई माइक्रोफिक्चर को संबोधित करता है। चित्र को देखें जिसमें 2 परतें के हैच वेक्टर का क्रॉस सिलेक्शन दृश्य दिखाया गया है। चित्र में वीव में हैच वेक्टर ऊर्ध्वाधर दीवारों के रूप में होते हैं जो सीधे संपर्क में नहीं आते। स्टार वीव में हैच वेक्टर इस प्रकार के विस्थापित होते हैं कि वो सीधे निचली परत से चिपक जाते हैं। इस प्रकार के ओवरलैपिंग में माइक्रोफिक्चर को समाप्त कर दिया और वेक्टर के बीच के क्षेत्रों में तनाव केंद्रित होने को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है इसमें वैकल्पिक अनुक्रम। यह तकनीक लेजर स्कैन पैटर्न में विविधता और संतुलन प्रदान करती है, जिसमें निर्माण के दौरान तनाव में कमी होती है। पीछे हटाया गया हैच इसका थर्ड पोर्शन है। यह विधि स्कैन की दिशा को बदलकर और पूर्व की परत के साथ संपर्क को सुनिश्चित करके आंतरिक तनाव को कम करने में सक्षम होती है। करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो गया कि वीव स्कैन पैटर्न आंतरिक तनाव का कारण क्यों बनता था, विशेष रूप से यदि भाग का क्रॉस सेक्शन बड़ा हो तो। वीव पैटर्न को हमेशा एक निश्चित तरीके से सेट किया गया था
सबसे पहले एक्स एक्सिस वेक्टर बाएं से दाएं की ओर और सामने से पीछे की ओर खींचे जाते थे। बाद में वाई एक्सिस वेक्टर सामने से पीछे की ओर और बाएं से दाएं की ओर खींचे जाते थे। इसका मतलब ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसा और फिर ये ऐसा। तो इससे आपका स्टार वीव का बनता था। जैसे कि लगातार वेक्टर खींचे जाते थे, पिछले वेक्टर सिकुड़ रहे होते हैं, लेकिन ये वेक्टर एक्स एक्सिस वेक्टर और पिछले परत से जुड़े होते थे। वास्तव में वाई एक्सिस वेक्टर की लगातार सिकुड़न बाएं से दाएं की ओर एक लहर की सिकुड़न का निर्माण करती थी, जो महत्वपूर्ण आंतरिक तनाव सेट कर देती थी। ये तनाव कर्ल का कारण बनते थे। इस व्यवहार को देखते हुए स्पष्ट किया गया कि चौकोर क्रॉस सेक्शन में आंतरिक तनाव होंगे, संभवतः बिना दृश्यकाल कर्ल के। हालांकि यदि भाग कर्ल नहीं कर सकता तो तनाव बने रहेंगे और वार्पेज या अन्य प्रकार की त्रुटियां परिणाम हो सकते हैं। ठीक से ठोस होने और सिकुड़न के व्यवहार को समझने के बाद निर्माण शैलियों में अल्टरनेटिंग सीक्वेंस सुधार को पेश किया गया। इस व्यवहार को काफी हद तक हल किया जा सकता है केवल एक्स और वाई स्कैन पैटर्न को बदलकर। दो प्रकार के वेक्टर होते हैं, एक्स और वाई। इन प्रकारों को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की ओर, सामने से पीछे की ओर और पीछे से सामने की ओर खींचा जाता है। सभी संयोजनों को देखते हुए 8 विभिन्न स्कैन अनुक्रम संभव होते हैं, जो आपकी मशीन पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। जब ये एक भाग बनाया जा रहा होता है तो ये 8 स्कैन अनुक्रम एक के बाद एक बदलते रहते हैं, जिससे 8 लगातार परतों में अलग अलग पैटर्न बनते हैं और यह पैटर्न हर 8 परतों को बार बार दोहराया जाता है। 8 अलग पैटर्न 8 लेयर के बाद, फिर वो 8 अलग पैटर्न अगले 8 लेयर के बाद। तो इस विधि में होता है। स्कैनिंग की अगली विधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ACEE। इसका फुल फॉर्म है एक्यूरेट क्लियर एपॉक्सी सॉलिड। फिर से ACEE, एक्यूरेट क्लियर एपॉक्सी सॉलिड। 1992-93 में एपॉक्सी आधारित फोटोपॉलीमर्स के विकास के साथ उनके ठोस होने की विशेषताओं के अनुसार सर्वोत्तम तरीके से अनुकूलित करने के लिए नए स्कैन पैटर्न की आवश्यकता थी। ACES, एक्यूरेट क्लियर एपॉक्सी सॉलिड, इस आवश्यकता का समाधान था। ACES केवल एक पैटर्न ही नहीं बल्कि निर्माण शैलियों का एक परिवार है। ACES के संक्षेप में एक्यूरेट, सटीक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इस विधि में मुख्य रूप से स्टार वीव की तकनीकी खामियों को दूर करके भाग की सटीकता को एक और छलांग देने के लिए विकसित किया गया, विशेष रूप से वैट में क्योर की गई रेजिन के प्रतिशत में, जहां स्टार वीव 96% ठोसकरण प्राप्त करता है, वहीं यह मेथड 98% तक ठोसकरण की क्षमता प्रदान करता है, जिससे पोस्ट क्योर सिकुड़न और संबंधित आंतरिक तनाव, कर्ल और वार्पेज को और कम किया जा सकता है। SL ऑपरेटर के पास विशेष स्कैन पैटर्न की काफ़ी नियंत्रण होता है, साथ ही अन्य प्रक्रिया वेरिएबल भी होती हैं। उदाहरण के लिए वीव और स्टार वीव ने ठोस रेखाओं के बीच 0.00 इंच की दूरी का उपयोग किया, तब ACES उपयोगकर्ता ने हैच स्पेसिंग निर्दिष्ट करने की अनुमति प्रदान कर दी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे SLA की क्षमताएं और सीमाएं। स्टीरियोलिथोग्राफी की क्षमताओं में उच्च सटीकता, उत्कृष्ट सतह फिनिश, जो कॉस्मेटिक प्रोटोटाइप के लिए आदर्श बनाती है। यह विधि उच्च उत्पादकता और बेहतर यांत्रिक गुण प्रदान करती है, साथ ही उत्पादन विकास समय को कम करती है। हालांकि इतने क्षमताएं होने के बाद SLA की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि समय की आवश्यकता, महंगा रेजिन। इसका रेजिन इंडियन मार्केट में अगर आप सिंपल रेजिन लेने जाएंगे तो वो 5000 रुपीज़ लीटर का आता है, और हाई कार्बन फाइबर रेजिन लेने जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू हो 25,000 से 30,000 लीटर पर केजी की होती है, जो कि काफ़ी महंगा है। और इसमें सिकुड़न दर बहुत ज़्यादा होती है। यह प्रक्रिया कोई सहायक संरचना नहीं बनाती है, इसका लाभ है, लेकिन उच्च लागत के कारण हम इसे बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए सीमित किया जा सकता है। और अंत में इस लेक्चर का निष्कर्ष और लेक्चर के परिणाम देख लेते हैं। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य स्टीरियोलिथोग्राफी के सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया और उपयोग की सामग्री को विस्तार से समझना था। SLA एक अत्यधिक सटीक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है जो UV लाइट का उपयोग करके तरल फोटोपॉलीमर रेजिन को परत दर परत ठोस बनाती है। इसमें पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, SL रेजिन क्योरिंग प्रक्रिया और SL स्कैन पैटर्न विधियों का विश्लेषण किया गया है। SLA की प्रमुख क्षमताओं में इसकी उत्कृष्ट सटीकता,
उच्च सतह फिनिश और बेहतर यांत्रिक गुण शामिल हैं जो इसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटोटाइप और जटिल डिजाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। इसके अलावा SLA उत्पाद विकास समय को कम करने में मदद करती है। हालांकि SLA की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, इसमें अधिक समय लगता है, रेजिन की कॉस्ट बहुत हाई होती है और सिकुड़न की दर इसको प्रभावित करती है। बावजूद इसके SLA की उच्च उत्पादकता, विस्तृत उच्च गुणवत्ता प्रोटोटाइप निर्माण की क्षमता इसे विभिन्न उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक बनाती है। अब अगले लेक्चर में हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की नेक्स्ट विधि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का अध्ययन करेंगे। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में पिघले हुए प्लास्टिक धागों को कंप्यूटर नियंत्रित एक्सट्रूजन हेड के माध्यम से आगे बढ़ाकर टुकड़ों को 3D रूप से निर्मित किया जाता है। स्वचालित हेड वर्टिकल गति के साथ प्लेटफॉर्म पर दो फ्लैट एक्सेस X और Y मूवमेंट बनाता है। इस व्याख्यान में हम FDF के काम करने के तरीके, इसकी लाभकारी विशेषताएं और अनुप्रयोगों का चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।